अस्सलाम वालेकुम नादरीन, दिस इज़ अब्दुल हनान, सोशल टॉक विद अब्दुल हनान शेख। नादरीन, जैसे कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दिखाएं। आज भी हमारा प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में पहले से बहुत मज़ा आएगा। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और बेहतरीन इंसान है। PS87 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं और दरसानों चन्नों के एक्स नाज़िम भी रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोशल टॉक विद अब्दुल हनान पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा ये सारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो नाज़रीन, हम आपको अपनी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी शख्सियत है इमदाद जोकियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, करम है। तबीयत सही है? तबीयत सही। सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? उस मसरूफियात तो आपके सामने है। पूरे दुनिया में कोरोना चल रहा है तो आजकल सारी एक्टिविटीज़ तकरीबन जो है वो महदूद कर दी है। ऑफिस घर, ऑफिस घर। सर, आपसे शुरू करेंगे। अपने बचपन के बारे में बताएं आप हमें कि कैसा गुजरा आपका बचपन? बचपन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का बड़ा करम है। ज़ाहिर है माँ बाप की शफ़क़त थी साथ में, तो बहुत अच्छा गुजरा और गुज़रते गुज़रते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्तलिफ़ ज़ाहिर ज़िंदगी में मराइल आते गए और उनसे गुज़रते गए। फिर पहले तो जो है वो कारोबार, फिर सियासत, ऐसे करते करते आज अल्लाह का करम है जो है वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS87 का प्रेसिडेंट भी हूँ। और इससे पहले 2004 में मैं बाई इलेक्शन हुई थी, तो उसमें मैं जो है वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से मैंने जो है वो यूनियन कौंसिल दरसानों चन्नू, जो कि किसी ज़माने में कहा जाता था कि एशिया में अमीर तरीन यूनियन कौंसिल है, और उस यूनियन कौंसिल का जो है वो मैं नाज़िम भी रहा हूँ। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको मतलब कैसे आना हुआ? किसको देखकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए? असल में जब मैं इलेक्शन लड़ा था 2004 में बाई इलेक्शन, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ा था। तो वो सीट मैंने जीती थी यूसी की, और उसके बाद फिर मैं जो है वो सियासत को अपने कंटिन्यू रखता आया। और ख़ास तौर पे मुझे सियासत में लाने में जो है वो बहुत ही बड़ा किरदार जो है वो है जाम साहब के घराने का है, जिसमें अभी जो MNA है जाम अब्दुल करीम, और इन लोगों ने मुझे नाज़िम भी बनवाया था। और उसके बाद जब मैं नाज़िम बना, तो जब वो टेन्योर पूरा हुआ तो उसके बाद मेरी जो है वो MPA साजिद जोकियो साहब से मुसलसल फिर, क्योंकि वो यूनियन कौंसिल हमारी एक ही है तो मुलाकातें रहती थी, तो फिर उसके साजिद जोकियो साहब के साथ फिर हमने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। तो फिर मुसलसल जो है वो 11-12 साल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मैं ओहदे पे भी रहा हूँ, नायब सदर, फिर जो है सीनियर नायब सदर, स्टेप बाय स्टेप अभी मैं सदर हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे मंजिल पे पड़ी हुई है, आगे भी चल रहे हैं, देखते हैं। इंशाअल्लाह आपको और कामयाब करेगा। तो सर, हमारी नाज़रीन को आप ये बताएं कि सियासत में कैसे आपका आना हुआ? सियासत में ऐसे आना हुआ कि मेरी शुरू से जो है वो समाजी एक्टिविटीज़ थी इलाके में, और मैं NGOs में भी काम करता था। तो इस तरह मुख्तलिफ एक दौर में जो है वो फेलोशिप के नाम से मलीर में स्कूल का एक प्रोजेक्ट आया था, एक NGOs थी, उन्होंने लाए थे। तो मेरे ख्याल में कोई 55-52 स्कूल थे जो कि हमने मलीर में स्टार्ट किए थे। तो वक्त चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल बंद हो गए, लेकिन इस वक्त जो है उनमें से भी मेरे ख्याल में कोई 10-12 स्कूल अभी भी चल रहे हैं, जिसमें जो है वो खैर मोहम्मद कास्कली गोट है, या जाम मेरिली गोट है, और जो है वो फ़कीर मोहम्मद बलोच गोट है,
रज़ा मोहम्मद जोशो गोठ है, 2-4 ऐसे मारू गोठ में है, कोई गोठ में स्कूल हैं वो फेलोशिप के, तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा जो है वो सोशल और समाजी काम। उसके बाद जो है वो लोगों में मिलते रहे, आगे चलते रहे, तो उसमें ये हुआ कि एक सोशल काम करोगे तो फिर लोगों में खुद ब खुद आपको जो है वो मिलजुल के जो है वो एक, हाँ बिल्कुल, आपकी एक लाइन मिल जाती है ना, तो लोगों से मिलना जुलना और सोशल एक्टिविटीज़ को आगे कभी भी रोका नहीं। मैं भी चला तो फिर चलता ही गया, और अल्लाह का करम है जो है वो लोगों ने इज़्ज़त दी, और उनकी लोगों की वजह से मैं नाज़िम बना, फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, और जो है वो अभी भी चल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन जो मैंने देखा है कि सियासत में अगर जो है वो काम कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में रहना जो है ना, वो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट होता है कि बंदा ग्राउंड पे रहे। और मैंने अल्लाह का करम है कभी भी अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, और दूसरे नंबर पे कभी भी ये नहीं कि मैं फ़ोन अटेंड ना करूं या लोगों को रिस्पॉन्स ना करूं। आज भी मेरी दरसानुशनों में जो है ओताक है, वहाँ पे भी मैं बैठता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, गुलशन हदीद में, पिपरी में, या तो लद्दाख की तरफ, जहाँ भी मेरे पीएस बहुत बड़ी है जिसमें तकरीबन 16.5 यूनियन काउंसिलें हैं। यहाँ पे तो ये होता है कि लोग जो है वो एमपी की टिकट का एमपी का फॉर्म भर के जो है गुलशन हदीद पिपरी में घूमते हैं कि भाई जो है PS 87 है। हालांकि बहुत बड़ी है, लोगों को हल्के का पता ही नहीं होता है कि ये हल्का कहाँ तक है, और इसमें यूनियन काउंसिलें कितनी है, पॉपुलेशन क्या है, किसी को पता ही नहीं होता। बस फॉर्म भराया और जो है वो गुलशन हदीद पिपरी तक महदूद हो गया, पिपरी तक महदूद हो जाते हैं, बोलते हैं आप जीत के मैं दिखाऊंगा बस। तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे हम मैदान से जो है वो स्टार्ट होता है हमारा हल्का, हमदर्द यूनिवर्सिटी, यूसी शाह मुरीद, अल्लाह फाई, जो है वो समझो कि आप एक ये बलूचिस्तान बॉर्डर है हमारा, सही, वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ बलूचिस्तान, यहाँ जो है वो जामशोरो, यहाँ कट्ठो, 2 डिस्ट्रिक्टें अलग लगती हैं और एक स्टेट अलग लगती है बलूचिस्तान। तो इस तरह ये हमारा बहुत बड़ा हल्का है जिसमें जो है पहले तो इसी हल्के में जो है वो एक एमपी होता था, अब तो जो है वो जो डिलिमिटेशन हुई तो उसमें जो है वो उन्होंने हल्के अलग किए हैं, जिसमें पहले 3 एमपी होते थे, अब जो है वो 4 एमपी हैं, 4 हो गए। तो ऐसे जो है वो एक मलीर में सियासत भी काम मुश्किल है, बहुत, बिल्कुल काम मुश्किल है सियासत करना, लेकिन बंदा ग्राउंड पे रहे। माशाल्लाह से सर, आप सोशल वर्कर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 87 के सदर भी हैं, तो इतने सारे आप काम कर रहे हैं आवाम के लिए। हमने भी देखा है काफ़ी लोगों के साथ टच में रहते हैं अपने हल्के में, तो तनकीद भी होती होगी आपके ऊपर? हाँ अब्दुल्ला ना, तनकीद अगर ना हो तो फिर सियासत ही नहीं है, समझो। तनकीद होती है तो फिर जो है वो सियासत बनती है, तनकीद के बगैर सियासत है ही नहीं। अगर अपोजिशन ना हो तो बंदे को खुला मैदान मिले तो फिर तो बंदा जो है ना, बंदे को बंदा ना करके समझे। इसीलिए तनकीद ही जो है इस्लाह है, और इंसान को बहुत कुछ जो है सीखने को भी मिलता है। अगर तनकीद की बात है तो मैं जब नाज़िम था तो काफ़ी रुकावटें भी आई कामों में, और काफ़ी मैंने जो है वो टेंडर करवाए थे, उनमें भी रुकावटें आई। तो तनकीद थी तो सीखने को मुझे मिला, सही, और तनकीद अगर ना होती तो बंदा सीखता नहीं, अपने उस पे लाइन पे चल रहा होता, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ ठीक था। तनकीद होती है तो पता चलता है कि भाई ये ठीक है और ये गलत है, और इस पे जो है वो मुझे मज़ा आता है कि तनकीद हो, ताकि बंदे को सीखने को मिले। सच्चा लीडर भी वही है ना जो तनकीद को देख के आगे उसको सेट करता है। अच्छा सर, ये तो रही अपना सियासत की बातें, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे जो है ना वो
सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। सब्जी ज़्यादा पसंद? सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, जो है वो एक बेहतर वो प्रोटीन है उसके अंदर। सही। अच्छा इमदाद जोकिर साहब, आपका सियासत में फेवरेट लीडर कौन सा है? मैं जो है वो अगर बात कहूँ अपने दिल की करूँगा, फेवरेट लीडर तो ज़ाहिर है, अब जो है वो मैं बात करूँगा तो ज़ाहिर है तो मेरा पार्टी से उसी से ही ताल्लुक़ भी है। अगर देखा जाए तो इस दौर में जो अपोजिशन के बहुत सारे लीडरान हैं आज भी उस लीडर को याद करते हैं। तो मेरा आइडियल जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस मुल्क के लिए काम किया था वो आज भी लोग याद करते हैं। तो अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से फिर हम चलते हैं आगे तो फिर मोहतरमा पे आते हैं। तो मोहतरमा ने जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा काम किया इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए उसने जो जितना काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक, क्योंकि ज़ाहिर है ये सियासत हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और मोहतरमा को तो घर से सियासत मिली है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस घर में जन्म लिया समझो वहाँ से सियासत उसको उसी दिन से सियासत स्टार्ट हुई। तो वो तो सियासत उसके अंदर रजी हुई थी। सही। तो इसीलिए जो मोहतरमा अब तो ज़ाहिर है हमारा चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब। तो बिलावल भुट्टो साहब अब अगर देखा जाए तो नौजवानों में बिलावल भुट्टो जैसा अब लीडर नहीं है कोई। बिल्कुल सही। जी हाँ। तो हम वैसे ही भुट्टो ख़ानदान के पैरोकार हैं, उसी के ही पीछे आ रहे हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला जो है वो इसी ही पार्टी के साथ। सर इमदाद जोकिर साहब, आपकी वो कौन सी ख्वाहिश हो जो आप सोच रहे होगे यार मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए? बस वो हर ख्वाहिश के बाद फिर एक नई ख्वाहिश जन्म लेती है। एक पूरी होती है तो बंदा सोचता है कि ये पूरी हो गई, अब ये ख्वाहिश पूरी हो। हाँ, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। तो जो है वो जुदोजहद है, जुस्तजू है, बंदा लगा रहता है कि जो है वो किसी ज़माने में एक दफ़ा मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने सोचा, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, मैंने सोचा मैं जो है ना बहुत जल्द ऐसी गाड़ी ले लूँगा। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और कुछ ही वक्त में मैंने वो गाड़ी ले ली। माशाल्लाह। जब वो मैंने गाड़ी ली तो फिर जो है वो ख्वाहिश बढ़ गई। फिर कुछ दिनों के बाद आगे बढ़ा। हाँ तो बिल्कुल। फिर सोचा कि अब ये लेनी चाहिए। तो बिल्कुल। इंसान तो जो है वो इंसान का पेट भरना ही नहीं, पेट भरना नहीं, ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। साइकिल लो तो मोटरसाइकिल आ जाती है, मोटरसाइकिल लो तो गाड़ी आ जाती है। बस भले से इंसान ही जो है वो असल इंसान बेईमान है। बिल्कुल आई बिल्कुल बात समझ बेशक। में। और इसमें जो है वो कभी भी शुक्र अगर करे ना, एक ही बात है कि ये शुक्र है सब कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रगल करते जाओ, आपको आगे एक नई चीज़ सामने आती जा रही होती है, फिर आप वो हासिल करो तो उसके बाद फिर एक नई चीज़ आती है। तो बंदा ये ज़िंदगी वैसे है ही एक जदोजहद। ज़िंदगी में जो है वो एक सफ़र है, ये कभी ना पूरा होने वाला सफ़र है। इसमें हम सब चल रहे हैं, फिर जो है हर मोड़ से गुज़रना है, वो गुज़र रहे हैं। सर वो कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। तो सर हमें आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको अभी तक मतलब याद हो, कोई अच्छे लम्हे में हो या दुख के लम्हे में हो? जी, वाक़या तो बहुत सारे हुए हैं ज़िंदगी में, और अल्लाह का बड़ा करम है। इंसान जो है वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। और सियासत शुरू में जो है कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा, और सियासत में आ गया। और अल्लाह का बड़ा करम है, जब मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो मुझे जो है वो दोबारा, मेरा कज़न था
लाला असलम और मुर्तज़ा बलोच ये जो है नाज़िम नायब नाज़िम पे इलेक्शन लड़ रहे, तो मुझे बोला अब आप एक्स नाज़िम रहे हो तो आप हल्के में हमारे साथ चलो। मैंने बोला अब बोलते हो तो चलता हूँ, बाकी जो है वो उधार है, कोशिश आप लोग भी करो अपने तरफ से। तो वो दिन मुझे याद है कि जहाँ भी मैं जाता था तो लोग हमारे मोहतरम भी है, दोस्त थे बहुत बड़े हमारे, जो है वो समझो लीडर भी हमारे साथ होते थे। लेकिन उस हल्के में, यूनियन कौंसिल में के हल्के में जहाँ भी जाते थे तो पहले अजरक लोग मुझे पहनाते थे या फूल मुझे पहनाते थे, फिर जो बाकी बैठे होते थे। तो एक जगह पे हकीम बलोच साहब ने ये सवाल किया कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे जो है वो सबसे पहले अजरकें और फूल इमदाद को पहनाते हो, इसकी वजह क्या है। माशाअल्लाह। तो इनायत रूंजो एक गोट है और वो है थद्दो नालों के किनारे पे। सही। तो उसने जवाब दिया, उन्होंने बोला हमें जब रात को भी ज़रूरत पड़ती है ना कि जो है इमदाद भाई ये काम है, तो 1 बजे भी हमने कॉल की तब भी इस बंदे ने कॉल उठाई। अगर हमें बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो एप्लीकेशन जो है वो दे के हमारा बंदा निकल जाता है, एप्लीकेशन पहुंच गई और दूसरे दिन इसका बंदा आके हमें सर्टिफिकेट पहुंचा के जाता था। तो फिर ऐसे बंदों को हम कैसे बंदे को भूल सकते हैं। सही। तो ऐसे भी वो भी खुशी के एक लम्हे थे मेरे लिए कि लोग खुद जो है दिल से आपको कबूल करें ना, इससे बड़ी फिर और कोई खुशी नहीं होती। सही। अच्छा सर, आपने इस मकाम पे पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद की है? काफ़ी तकलीफ़ें भी आई होंगी। हनान भाई, बात जो है वो जद्दोजहद की अपनी जगह पे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जद्दोजहद आपकी है वो है आपको अपने हलके में रहना और अपने जो है वो स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना। ये सबसे बड़ी आपकी जद्दोजहद है। जहाँ पे आप रुक जाओगे फिर आपको कोई भी हाथ में पकड़ के बाहर नहीं निकालेगा। आपको खुद को लेके आगे बढ़ना है। तो मुझे खुद भी जो है वो, मैं आपको हकीकत बताऊं कि अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, और मैं कभी थका नहीं, मैं चलता गया, आगे बढ़ता गया और रास्ते मुझे मिलते गए और अल्लाह का करम है आज इस जगह पे पहुँचा हूँ। तो इसमें ज़ाहिर है जद्दोजहद मेरी अपनी जगह पे है, मेरे माँ बाप की दुआएं भी मेरे साथ हैं, लेकिन लोगों के अंदर रहना सबसे बड़ी जद्दोजहद है। बिल्कुल, लोगों के अंदर रहना सबसे बड़ी जद्दोजहद है। लोगों में रहोगे तो इज्जत मिलेगी। लोगों से अगर आपने जिस दिन जो है वो मुंह फेर लिया तो आप समझो कि फिर आपको आगे रसवाई है। अच्छा इमदाद जोखिर साहब, आप ज़्यादातर छुट्टियों में कहाँ घूमना पसंद करते हैं कि जहाँ आप जाएं वहाँ आपको ज़्यादा सुकून मिले? बस एक तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि हम देहात के लोग हैं और सबसे बड़ा सुकून ही इंसान को अपने गोठ में मिलता है और इससे बढ़ के और कोई जगह नहीं होती। हम पुरसुकून इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो है वो कारोबार के लिहाज से तो हम ज़ाहिर शहर में अपनी तरह जगह आते हैं, लेकिन गाँवों में बड़ा सुकून मिलता है रहने से। अपने गाँव की बात ही अलग है। माशाल्लाह, सही बात है। सर इमदाद जोखिर साहब, आप एक्स नाज़िम भी रह चुके हैं दरसानो चन्नो के, तो जब आप नाज़िम थे दरसानो चन्नो के तो आपने उस हवाले से डेवलपमेंट में और दूसरी चीज़ों में क्या इक़दाम आपने उठाए थे? असल सवाल मेरे ख्याल में जो आपने क्या है वो अभी क्या है। जो असल सवाल है कि सियासत क्या है, अवाम के दुख दर्द क्या है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहा, आपने क्या किया, असल सवाल आपने अभी क्या है। और हनान
भाई अगर सच बात पूछो तो मैंने अपने दिल से काम किया। सही। मैंने अपने दिल से काम किया और करोड़ों की अल्लाह का करम है। एक तो हमारी जब यूनियन काउंसिल थी एशिया में जो है वो दूसरे नंबर पे यूनियन काउंसिल दसानो चन्नू किसी ज़माने में थी। पहले नंबर पे यूनियन काउंसिल बोलाड़ी थी और दूसरे नंबर पे एशिया के अंदर दूसरे नंबर पे यूनियन काउंसिल दसानो चन्नू थी, जिसमें ये गुलशन अदीद, रज़ाकाबाद, किसी ज़माने में रज़ाकाबाद और काठोड़, गग्गर, ये सारी उसी में ही दसानो चन्नू में होती थी। तो उसी का मैं नाज़िम रहा और जब मैंने जो है वो नाज़िमशिप संभाली तो मैंने आते ही उसमें जो है मेरे अकाउंट में यूनियन काउंसिल के पैसे थे, तो मैंने टेंडर कराए डेवलपमेंट के। और वहाँ पे आप कभी विज़िट करोगे तो लिंक रोड से कायदे आज़म पब्लिक स्कूल से होता दसानो चन्नू रोड आता है और ये मैं यहाँ से लेके हाजी यूसुफ को दुर्मामंगोर तक ले गया था। तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का रोड था जो कि वाइट उसकी जो है वो 20 फीट थी, 18 से 20 फीट थी। एक ये रोड बनाया, फिर एक रोड बनाया दसानो चन्नू से जो है वो सुक्कन नाले तक बनाया। बहुत सारे मैंने बोरिंग के काम करवाए लोगों को, लाइटिंग का काम करवाया। और आज भी अगर मुझे लोग वहाँ हमारे हल्के के लोग जानते हैं तो काम की वजह से जानते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जब यूनियन काउंसिल में हमारे चेयरमैन होता था एक हाजी अली बख्श मरूम, जिन्होंने इस यूनियन काउंसिल को दसानो चन्नू को दसानो चन्ना बनाया, तो हाजी अली बख्श चेयरमैन जो मरूम था उन्होंने बनाया था। उसके बाद अगर डेवलपमेंट यूनियन काउंसिल में हुई तो मेरे टेन्योर में हुई, जो कि बहुत सारे तारीखी काम हैं जो मैंने अपने हल्के में कराए हैं। जैसे मैंने आपको ये रोड बताया है, ऐसे ही एक सुपर हाईवे से फिर मली नदी की तरफ वो ढेर शरीफ वाला रोड वो बनाया। बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए हैं जो है वो अल्लाह का करम है, जो आज उस काम की वजह से मुझे लोग जानते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात है। सर आपसे ये सवाल पूछना था कि ज़्यादातर लिंक रोड की जो पुल है इसका मतलब कब मसला हल होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल खस्ता हालत में है। आपको याद होगा जो है वो शुरू के जब इलेक्शन जीत के आए थे तो जो है वो मिनिस्टर था हमारा नासिर शाह। बिल्कुल। तो नासिर शाह मिनिस्टर था तो उसको हमारे MP MNA ने विजिट भी कराई थी, विजिट भी कराई थी। तो उन्होंने उस टाइम जो है वो बोला था कि मैं इंशाल्लाह ताला इस जो है पुल को मैं स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उन्होंने डाइवर्शन जो दी है वो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपको बनवा के दूंगा। तो उन्होंने वो जो नीचे से नदी से जो बनाया है, काजवे बनाया है, वो अभी तक वहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन जो जाहिर है अब हालात जो फेडरल गवर्नमेंट आई है PTI की और उसके बाद कोरोना है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट तो कहीं पे भी नहीं है इस दौर में। तो लोग जो है अपना जो है वो सर बचाने के चक्कर में ही हैं, गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हालात मुल्क के ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से ये काम हुआ। बहुत कास्टली ब्रिज है ये, तो इतनी बड़ी अगर कास्ट एकदम एक ही जगह पे इन हालात में लगाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में फिर एक मुश्किल वक्त जो है वो भी आ सकता है, ख़ास तौर पे उसमें इकनॉमिक पे भी सिंध गवर्नमेंट की बहुत ही कास्टली है, क्योंकि मली नदी जो है वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसकी जो है वो वाइड है, जिसमें वो इतनी बड़ी ब्रिज अगर बनाई जाए तो फिर वो मुमकिन नहीं है। इन हालात में फेडरल गवर्नमेंट पैसे ही नहीं दे रही है, सिंध गवर्नमेंट को सौतेले माँ वाला सलूक है। और यहाँ से डायरेक्ट जो है सिंध गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, छोटे बड़े और भी जो है वो ड्रेनेज है या बाकी जो काम है वो सब कुछ सिंध गवर्नमेंट अपने मदद आप ही देख रही है। तो इसलिए थोड़ा सा काम रुका है बजट की वजह से। लेकिन ये कि इसकी वो PC वगैरह बन गई है सब कुछ। हमारे आवाम को बड़ा इंतजार है कि ये अपना पुल खुले। ये तो हम सबको इंतजार है, हमें भी तकलीफ है, या हम सब उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं
ये अपनी जगह पे बात आपकी सही है, दुरुस्त है बिल्कुल। अच्छा सर, कोरोना के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि काफ़ी कारोबार भी खुल गए हैं, अपना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, शादी हॉल्स का प्रॉब्लम था, वो शादी हॉल्स भी SOPs के तहत खुल गए हैं। तो हमारे स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं, हालांकि SOPs के तहत हम स्कूल खुलवा सकते हैं। सही बात है, ये आपने सही बात कही कि स्कूल, देखो स्कूल ज़ाहिर है एक SOP के तहत खुलने चाहिए। हम सब यही सोच रहे थे कि जो है वो खुलेंगे। जब बात हुई थी जुलाई की, जुलाई में स्कूल खुल रहे हैं, तो जुलाई में इन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में इसको एक्सटेंड करके डेट को अक्टूबर में ले गए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो कल मैं देख रहा था तो ये सुनने में आ रहा था कि जो है वो इसको SOP के तहत जो है वो खोलने की वो कर रहे हैं कि SOP किस तरह की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। स्कूल में वो बच्चे हैं जो उनको चलाना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर उसको बच्चे को आप छोड़ोगे तो वो खुद ब खुद जो है वो कहीं ना कहीं निकलेगा, कहीं इधर उधर, तो इसीलिए रिस्क है। फिर वो इधारों पे रिस्क आ जाएगा। सही है, बिल्कुल। इस वक्त अगर घर में बच्चा बैठा हुआ है तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको संभालना। अब माँ बाप के बाद अगर किसी के पास बच्चा जाता है इदारे में, तो ज़ाहिर है वो माँ बाप वहाँ नहीं है, उस तरह की उसकी वो परवरिश स्कूल में हो सकता है ना हो सके, जिसके लिए ये रिस्क है और गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रही है। लेकिन SOP जहाँ तक है कि अब देखते हैं वो SOP में कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं स्कूल के लिए, ये पॉलिसी तब सामने आएगी, कब उस वक्त है बात करना। इंशाल्लाह हमें भी इंतज़ार है और काफ़ी स्कूल वालों को भी इंतज़ार है कि स्कूल खुले SOPs के तहत। सर, आप हमारी नाज़रीन को कोई मैसेज देना पसंद करेंगे? मैं सब दोस्तों के लिए और ख़ास तौर पे तमाम सुनने वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो नेक नीयती, सच्चाई और मुखलिसी से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी मंजिल कभी भी जो है वो आपसे छूट नहीं पाएगी। इसीलिए नेक नीयती और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये तो आपके लिए हर जगह पे रास्ते खुले रहेंगे। मैं सोशल टॉक विद अब्दुल हन्नान साहब का भी जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ, जो आज आए और हमारे साथ गुफ्तगू हुई। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू अब्दुल हन्नान साहब, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear. नाज़रीन, ये हमारे इमदाद जोखियो साहब बहुत ग्रेट और हमारे फेवरेट भी हैं। हमेशा हर किसी के लिए इनके दरवाजे खुले रहते हैं। कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा है कि कोई इनके पास आया हो और उसको मतलब मदद न मिली हो। तो इसके साथ हम आपको करते हैं अल्लाह हाफ़िज़।